कैसे हो आप सभी दोस्तों। हम आज एक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो है मनीषा जी की, जिसका विषय है भूल। राजस्थान के एक पिछड़े इलाके में जहां आज भी कुछ लोगों को बहिष्कृत करके समाज के दायरे से निकाल दिया गया है। वे आज भी उसी जगह पर रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, पर उन्हें अछूत माना जाता है। समाज के खोखले नियमों की वजह से उन्हें बुरी तरह से अपमानित किया जाता है। उन्हीं इलाकों में एक घर के आंगन से आवाज आती है, मुखिया जी, मैंने अभी अभी देखा गांव। वह बच्चा डरते हुए सुरेश को देखता है और ऐसे पीछे देखता है जैसे उसके पीछे कोई आ रहा हो। फिर डरते हुए सुरेश को देखकर कहता है, काकू, वो फिरंगी तो घूमते घूमते अपने कमरे में फोटो कैद करके हर किसी को वो फोटो दे रहे थे। उन्होंने हम बच्चों का भी बहुत सारा फोटो बनाया, लेकिन उसके बाद वे उन गंदे बच्चों के इलाके में चले गए जहां आप सब ने हमें जाने के लिए मना किया था। सुरेश को उस बच्चे की पहली बातें तो समझ नहीं आईं, पर उसकी आखिरी बात सुरेश को बेहद अच्छे से समझ आ गई थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और हैरानी से उस लड़के को पूछा, तू इस बात का झूठ तो नहीं बना रहा है ना? अगर झूठ बोल रहा है तो अभी बोल दे, नहीं तो मार पड़ेगी। वह बच्चा डरते हुए तुरंत कहता है, अरे नहीं काकू, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। वो लोग ऐसे ही घूमते घूमते उस गंदे इलाके में चले गए। अभी भी हमारा बच्चा पार्टी वहीं है। आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूं ना। यह सुनकर सुरेश घबरा गया और उस बच्चे को तुरंत गोद में उठाकर भागता हुआ सरपंच के घर चला गया। सुरेश लगभग 55 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था, पर फिर भी वह 8 साल के बच्चे को लेकर ऐसे भाग रहा था जैसे वह कोई गबरू जवान हो। कुछ ही पल में वह सरपंच के घर के सामने आ गया और घर के बाहर से ही चिल्लाते हुए सरपंच को बुलाने लगा, मुखिया जी, मुखिया जी, जल्दी से आइए और इस अनर्थ को होने से रोकिए। वे फिरंगी घूमते घूमते उन कजरियों के इलाके में चले गए। वह बच्चा सुरेश के ऐसे चिल्लाने से खुद को ही अपने आप से समेट लेता है और बिल्कुल सुरेश से चिपक जाता है। मुखिया कुछ देर में बाहर आकर सुरेश को घूरकर देखते हैं। उनकी आंखों में ज्वाला भर गया था। क्या कहा तूने? कौन है इतना हिम्मत वाला जो उन कजरियों के इलाके में चला गया? क्या उसे डर नहीं कि उसे कोई अछूत बीमारी हो जाएगी? सुरेश घबराते हुए कहता है, मुखिया जी, वो फिरंगी गए हैं उन कजरियों के इलाके में। यह बच्चा देखकर आया है। और फिर सुरेश उस बच्चे को अपने एक हाथ से उसकी चोटी को पकड़कर खींचते हुए उसका चेहरा सरपंच के सामने करते हुए बोलता है, अरे छोरा, ऐसे मुंह छुपाकर क्यों रो रहा है? बता, तूने क्या देखा? यह सुनकर वह लड़का घबराते हुए सरपंच को देखता है और हाँ में सिर हिलाकर कहता है कि मुखिया जी, मैंने अभी अभी उन्हें उस गंदे इलाके में जाते हुए देखा। वो अभी भी वहीं घूमकर फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्होंने मेरा भी बहुत अच्छा फोटो निकाला। यह देखिए। यह कहते हुए उस बच्चे ने अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा हुआ वो छोटा सा फोटो निकालकर सरपंच को दिखाया। सरपंच ने आश्चर्य से उस बच्चे को देखा और फिर उस फोटो को। उस फोटो में हूबहू वह बच्चा ही नजर आ रहा था जो इस कपड़े में था, जिस कपड़े में वह अभी था। पर सरपंच को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वह उस बच्चे को तुरंत डांट कर कहता है, यह सब बाद में दिखा लेना। पहले रास्ता दिखा, कहाँ गए हैं वो लोग? जल्दी चल। सुरेश भी उस बच्चे को तुरंत नीचे उतारता है। वह बच्चा भी सीधा भागते हुए उस जगह की ओर चला जाता है जहां कजरियों की बस्ती थी। कजरियों की बस्ती यह एक ऐसा इलाका था जहां उस गांव के कोई भी लोग नहीं जाते थे। वह इलाका गांव का बहुत छोटा सा हिस्सा था जहां कजरियों ने अपनी अलग ही दुनिया बसाई हुई थी। वह ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, पर उनकी मजबूरी थी कि उन्हें उनके ही गांव वालों ने बहिष्कृत कर दिया था और अछूत मानकर वे उन्हें किसी भी प्रकार का सहायता नहीं करते थे। और इन सबका कारण था एक रीत। कुछ 50 साल पहले कजरियों की बस्ती में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी जो धीरे धीरे उन बच्चों को मार रही थी। बहुत से बच्चे इसका शिकार हो चुके थे और लोगों को तब समझ में आया कि यह एक संक्रमित बीमारी है, एक महामारी जो हाथ लगाने से, छूने से फैलता है। कुछ दिनों बाद सारे बच्चों को वह बीमारी हो गई और बहुत से बच्चे मर गए। उसके बाद धीरे धीरे बड़ों को भी वह बीमारी होने लगी और बहुत सारे लोग मर गए। गांव में सिर्फ कजरिया ही मर रहे थे,
इसीलिए गांव के उस समय के सरपंच ने फैसला किया और उस पूरे कजरी समाज को अपने समाज से अलग कर दिया। आज तक वह प्रथा चली आ रही है। लेकिन वह बीमारी तो इस वक्त खत्म हो गई थी जब उन कजरियों में से कुछ कजरी उन सब से दूरी बनाने लग गए थे। बहुत सारे कजरिया वहां मर गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो बचकर सुरक्षित वहां अपना समाज बनाने लग गए। लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे इन 50 सालों में कजरिया बढ़ती गईं और अब वे उस गांव का एक छोटा सा हिस्सा बनकर रह गए जहां किसी भी गांव वालों को प्रवेश करना मना है, और यह नियम कजरियों पर भी लागू होता है। वह दूर से ही उन्हें चिल्लाते हुए बुलाने लगे, लेकिन फिरंगियों को उनकी बात न तो समझ आ रही थी और न ही उनके इशारे, बल्कि वे उन कजरियों में से कुछ कजरियों से बात करने में कामयाब रहे थे, क्योंकि उन कजरियों में से कुछ कजरियों ने गांव के उन हालातों को देखकर कुछ बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजा था जो पढ़ लिख कर अंग्रेजी में बहुत कुछ सीख कर आए थे और उसी के जरिए वे अच्छे से उनसे बात कर पा रहे थे। सरपंच सुरेश और वह बच्चा अभी भी उन कजरियों के इलाके के ठीक सामने खड़े थे, लेकिन किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा नहीं था कि वे कजरियों के इलाके में जाने से डरते थे, बल्कि उन्हें तो इस बात का डर था कि वे अगर उन कजरियों को छू लेंगे तो वे किसी अछूत बीमारी के संपर्क में आ जाएंगे। पर अब कुछ अलग होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। कुछ देर तक उन कजरियों से बातें करने के बाद फिरंगियों ने यह फैसला किया कि उस गांव की हालत की सुधार करने की बहुत ज़रूरत थी, और वे ऐसे ही कुछ गांव को अडॉप्ट करने वाले संस्थानों में से एक थे जो पूरे गांव को अडॉप्ट करके उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें घर, नौकरी और अलग अलग शिक्षाएं देते थे। इधर सरपंच और सुरेश आग बबूला होकर उधर देख रहे थे, पर वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वहीं वे फिरंगी उन कजरियों को इशारा करके सरपंच और सुरेश की ओर इशारा करते हैं, जिससे सुरेश और सरपंच तो कंफ्यूज हो रहे थे। वहीं कजरी भी कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखते हैं और उस पूरी सिचुएशन को फिरंगियों को समझा देते हैं। फिरंगियों को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वे डिसीजन लेते हैं कि वे इस जगह को एक घर मानकर ही रहेंगे। बहुत सारे डिस्कशन के बाद कजरियों ने आखिरकार फैसला किया और सरपंच की ओर अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही सरपंच ने उनके ठीक सामने कजरियों को देखा तो वह 2 कदम पीछे हट गए, और ऐसा ही सारे बच्चों और सुरेश ने भी किया। यह सब देखकर कजरियों को उन सभी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, पर यह बात जरूरी थी उन सबके भविष्य के लिए। इसलिए उन्होंने उन फिरंगियों की सारी बात बिना रुके सरपंच के सामने रख दी। सरपंच ने सारी बात सुनने के बाद खुशी से उन फिरंगियों को धन्यवाद कहा और उन्हें अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। पर उन फिरंगियों ने कुछ भी नहीं समझा। न चाहते हुए भी कजरियों को सरपंच की बात ट्रांसलेट करके बतानी पड़ रही थी, और फिर एक फिरंगी ने सरपंच को देखते हुए अपनी भाषा में उनसे बात की, जिसका अनुवाद कजरियों ने किया। वह आपसे कह रहे हैं कि वे हमारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं और हमारे कल्चर को देखना चाहते हैं। वे हमारी एक साथ काम करने के ढंग को देखना चाहते हैं और फिर इस गांव को वे अडॉप्ट करना चाहेंगे। सरपंच यह सुनकर गुस्सा हो गए और वे किसी भी हालत में उन फिरंगियों को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अपना गुस्सा दिखाते हुए फिरंगियों ने भी अपनी कुछ शर्तें बताईं, जिन्हें कजरियों ने समझा और सरपंच को बताया। शर्तें कुछ इस तरह की थीं। पहली शर्त, इस गांव में पूरी एकजुटता होनी चाहिए। हर कोई एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। दूसरी शर्त, जागरूकता और इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए एक सहयोगी की केंद्र बनाना होगा जो उन्हें एक साथ मिलकर बनाना है। तीसरी शर्त, वे किसी भी अछूत या फिर समाज के ऐसे भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए अगर यह गांव एक है तो इसमें समाज भी एक ही रहना चाहिए। हर किसी को यहां पर मिलजुल कर रहना पड़ेगा। इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही वे लोग इस गांव को अडॉप्ट करने वाले थे। सरपंच ने बहुत सोचा और कुछ दिनों बाद उन्होंने बहुत सारे मुखियाओं के साथ डिस्कशन करके इस बात को मानने का फैसला किया। आखिर इस गांव की उन्नति के लिए और उन बच्चों के भविष्य के लिए यह बहुत जरूरी था। गांव की सारे मुखियाओं के तैयार होने के बाद उस सहायता केंद्र के बनने की तैयारी होने लगी। फिरंगी यह देखकर बहुत खुश थे कि अब धीरे धीरे लोग इस अछूत रीति से अपने बंधन को पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कजरियों के बच्चों के साथ मिलकर खेल रहे थे और यह सब देखकर 1 महीने बाद फाइनली फिरंगियों ने उन बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत सारे पैसे डोनेट किए और वे वहीं रहकर उन्हें सारे काम, उनके घर और अलग अलग चीज़ों में उनकी मदद करने लगे।
कुछ ही दिनों बाद वह गांव एक शहर की तरह दिखने लगा था, जहां पक्की सड़कें थीं, जहां बच्चों के लिए स्कूल था, जहां पढ़ने के लिए बहुत कुछ था और जहां ईंट के घर थे। वह गांव कुछ दिनों में खूबसूरत बन गया था। इस कहानी का असल मतलब तो यह है कि अगर हम इन पुरानी रीतियों और अंधविश्वास के पर्दों को हटाकर अपनी नज़रों को और अपनी आंखों को साफ कर लें, तो शायद हम कुछ ऐसा कर जाए जो हमारी पूरी समाज को बदलने में बहुत हेल्पफुल होगी। उन गांव वालों ने कोई भी उन्नति नहीं की थी, लेकिन उनकी एक सही डिसीजन ने उनकी पूरी जीवन को बदल दिया था। यही था इस कहानी का सारांश। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है। यह कहानी एक सीख देती है, अगर इतिहास में कोई ऐसी गलती हुई है जो हमारे बुजुर्गों से हुई है, तो हमें सही कदम जरूर उठाने चाहिए। उन सही कदमों से हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। ऐसी ही कुछ रोमांचक कहानी लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा। ऐसे ही और रोमांचक कहानियां पढ़ने के लिए लफ्ज़ों की कहानी ऐप को डाउनलोड करें और फ्री में बहुत सारी